हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आइडियलिस्ट अप्रोच। लास्ट सेशन में हमने किया फीचर्स ऑफ आइडियलिस्ट अप्रोच एंड आज हम करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ आइडियलिस्ट अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो आइडियलिस्ट अप्रोच थी, ये अप्रोच आइडियाज के ऊपर बेस्ड है, वैल्यूज के ऊपर बेस्ड है, मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है, जिससे हम आइडियल वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें हम कहते हैं फ्यूचर में कोई भी वॉर ना हो, हम सब खुशी खुशी रहना चाहते थे। लेकिन इस अप्रोच को जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ आइडियल वर्ल्ड। तो आज हम करेंगे क्रिटिसिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है? फर्स्ट वन इज इमेजिनरी व्यू पॉइंट। जो आइडियलिस्ट्स हैं उनकी जो व्यू है वो क्या है? इमेजिनरी। जैसे हम ड्रीमी लैंड की कल्पना करते हैं, लाइक दिस आइडियल वर्ल्ड को क्रिएट करना एक हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारा ड्रीम है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखते हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो आइडियलिस्ट अप्रोचेस है, आइडियलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, दे आर अनेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसलिए आइडियलिस्ट अप्रोच को हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये इमेजिनरी व्यू पॉइंट है। अगर आइडियलिस्ट भी इतना अच्छा होता, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया, इस अप्रोच की डेवलपमेंट होती है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुई? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई? अगर अप्रोच इतनी ही सही थी, रियलिस्टिक थी, तो इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कभी ना होती। इट मीन्स क्या है? ये वॉर हमें बताती है कि आइडियलिस्ट आइडियोलॉजी है वो पूरी तरह फेल हो जाती है, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए ज्यादा कंसर्न थे, ये अनसर्टेन फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी फ्यूचर की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लेकिन ये फ्यूचर के लिए ज्यादा डिटर्मिन थे, जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए थे, तो प्रेजेंट के लिए इन्होंने कोई कंसंट्रेशन नहीं किया। दैट्स व्हाई वी सेड इट इज अ इमेजिनरी व्यू पॉइंट। नंबर 2, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट देयर सजेशंस। इन्होंने बहुत अच्छे सजेशंस दिए कि हमको मोरालिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, हमको वर्ल्ड फेडरेशन क्रिएट करना चाहिए, हमको किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम सबको, हर एक नेशन को एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करना है। लेकिन ये आइडियोलॉजी कैसी है? यूटोपियन। मीन कि ये ऊपर से निकल जाती है, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो सिर्फ इमेजिनेशन में ही रहती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं यूटोपियन आइडियोलॉजी। अगर कोई आइडियोलॉजी यूटोपियन है तो उसकी पॉलिसीज, उसके सजेशन क्या हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल। जी टोटल डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, हमको डिसआर्मामेंट को अपनाना है, ठीक है, लेकिन टोटल डिसआर्मामेंट इट इज नॉट पॉसिबल। आज के टाइम में क्या कोई ऐसी कंट्री है जो टोटली डिसआर्मामेंट की तरफ मूव कर जाए? ऐसे तो हमारी आर्मी ना हो, किसी भी कंट्री में आर्मी की जरूरत नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो फोर्सेस हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आइडियलिस्ट हैं, सभी अच्छे बिहेव कर रहे हैं, तो हमें सबकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आज के टाइम में हमको जरूरत है। इट मीन्स क्या है? टोटल डिसआर्मामेंट इट इज टोटली इम्पॉसिबल। तो इनके सजेशंस हैं, जे इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते। नंबर 3, स्टेट्स आर सॉवरेन। जे कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है फ्यूचर में, हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे? बाय द इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या एक स्टेट इंटरनेशनल लॉ को मानेगा? क्योंकि स्टेट्स आर सॉवरेन, स्टेट सॉवरेन है, इंटरनेशनल लॉ को मानना चाहे ना मानना स्टेट की अपनी विल है। स्टेट के लिए सबसे प्राइम क्या है? उसके नेशनल इंटरेस्ट। मेरे देश के इंटरेस्ट क्या है, मैं पहले वो देखूंगी, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ को ओबे करने या नहीं करना जी मेरा बाद का डिसीजन होगा। इसीलिए स्टेट सॉवरेन है, स्टेट के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि वो इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे ही मानेंगे। सो विल ऑफ नेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है टू ओबे द इंटरनेशनल लॉ। तो नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नेशंस वर्क करते हैं, जिस वजह से इंटरनेशनल लॉज की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। हो सकता है स्टेट्स इसको माने या ना माने। नेक्स्ट इज इनफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम कहते हैं कि
अगर आइडियलिस्ट चाहते थे फ्यूचर में वॉर ना हो, इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ठीक है, लीग ऑफ नेशन 1920 में इस्टेब्लिश भी होगी अंडर द आइडियलिस्ट व्यू, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन वुडरो का। उन्होंने ही आइडियलिस्ट व्यू दिए थे, वो बहुत बड़े आइडियलिस्ट हैं। उनके एफर्ट्स की वजह से लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश भी होती है। लेकिन क्या लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वार 2 को स्टॉप करने में सक्सेसफुल रही? नहीं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूचर को बेटर बनाएंगी, एक वर्ल्ड वार थी, इसको तो कंट्रोल नहीं कर पाई, तो हमारे फ्यूचर की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो जी सॉल्व कर पाएगी? इसीलिए यूनाइटेड नेशन है आज के टाइम में, वो भी क्या है, कितनी रीजनल वॉर्स चल रही हैं, क्या उसको कंट्रोल कर पा रहा है? हम कहते हैं आज के टाइम में इंपॉर्टेंस होगी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन है, रीजनल वॉर्स है, अमेरिका और ईरान की वॉर है, क्या उसको कंट्रोल कर पाई? फिर तालिबान के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, कितनी रीजनल वॉर्स हैं, उनको कंट्रोल कर पाई? हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की चाइना के साथ, इंडिया की पाकिस्तान के साथ हुई थी, क्या यूनाइटेड नेशन इन वॉर को कंट्रोल कर पाया? नहीं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जे इनइफेक्टिव है टू स्टॉप द वॉर। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फेडरेशन इज ओनली अ ड्रीम। जो वर्ल्ड फेडरेशन है जी क्या एक ड्रीम है। हम कहते हैं पूरा संसार एक ही नेशन बन जाए, इट इज इम्पॉसिबल। कैसे बन जाएगा? आइडियलिस्ट मानते हैं अगर हम आने वाले टाइम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो वर्ल्ड फेडरेशन क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन वर्ल्ड फेडरेशन क्रिएट करना पॉसिबल है? कौन सी नेशन है जो अपनी सॉवरेंटी को सरेंडर कर देगी? कोई भी नेशन, कोई भी स्टेट अपनी सॉवरेंटी को सरेंडर नहीं करेगा। अगर अपनी सॉवरेंटी को सरेंडर नहीं कर सकते तो वर्ल्ड फेडरेशन कैसे बनेगा? दैट्स व्हाई रियलिस्ट व्यू से कितनी दूर है कि हम फेडरेशन की एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, वर्ल्ड फेडरेशन बनाएंगे, जित एक सिर्फ सपना है जो कभी प्रैक्टिकल रूप नहीं ले सकता। नेक्स्ट इज ओवर फेथ इन ह्यूमन नेचर। जी ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छा बताते हैं, कहते जितना ह्यूमन नेचर अच्छा उतना कुछ भी नहीं है। वो हमेशा दूसरे के लिए ही जीता है, दूसरों से प्यार करता है, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। लेकिन हर्ब्स एंड मैकॅफरी ने ये प्रूव किया है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश होती है, सेल्फ इंटरेस्टेड होती है। अगर आप मेरी बात करो, क्या मैं सेल्फ इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं? मैं तो पहले अपने लिए सोचूंगी, बाद में दूसरों के लिए सोचूंगी। हर एक ह्यूमन इन रियलिटी ऐसा ही है, हम सेल्फिश भी होते हैं। अगर हमको कोई चीज को चूज करना है, पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, बाद में दूसरे के बारे में सोचते हैं। लेकिन आइडियलिस्ट कहते हैं आप अपने इंटरेस्ट को खत्म करके दूसरे के इंटरेस्ट को फुलफिल कीजिए। ऐसा तो कोई नेशन ही नहीं करेगा, कोई पर्सन नहीं करता। इसीलिए जो ह्यूमन के लिए सोचते हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में कहते हैं, वो ओवर प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट इज मोरालिटी एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैन नॉट गो टुगेदर। मोरालिटी डिफरेंट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों डिफरेंट है। अगर हम सच में बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है? इट इज द स्ट्रगल फॉर पावर। इन रियलिटी है, अगर हम आज के टाइम में भी पूरे वर्ल्ड को देखते हैं, हर एक कंट्री किसी ना किसी रूप में अपने आप को सुप्रीम शो करना चाहती है। चाहे वो किसी कंट्री की इकोनॉमिक एड हेल्प करे, चाहे ट्रेड के साथ करे, चाहे कोई डोनेशन देकर करे, ग्रांट देकर करे, तो सुपरमेसी क्रिएट करना चाहती है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन मोरालिटी की कहती है, मोरालिटी के अकॉर्डिंग हम सब इक्वल हैं, स्मूथ हैं, मेरे लिए दूसरे पर्सन ही सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, हर एक नेशन का वेलफेयर होगा। लेकिन एक्चुअल में ये दोनों ऑपोजिट टर्म हैं। जब हम अपने डेवलपमेंट की, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करें या नेशन के इंटरेस्ट की बात करें तो मोरालिटी तो आती नहीं है। हम मोरालिटी के बारे में कहां से सोचते हैं? इसीलिए हम कहते हैं हर एक नेशन अपने इंटरेस्ट को प्रेफर करता है, ना कि दूसरे नेशन के इंटरेस्ट को प्रेफर करता है। तो ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। नंबर 8, इग्नोर पावर फैक्टर। जो आइडियलिस्ट हैं, आइडियलिस्ट क्या कर रहे हैं? पावर फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं। वो कहती हैं इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रगल फॉर पावर ये कुछ भी नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पर हम सब प्यार से रहना चाहते हैं, एक नेशन को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हर एक नेशन अपने आप को डोमिनेंट प्रूव करना चाहती है। वो कहती है पूरे वर्ल्ड में मैं सबसे सुप्रीम नेशन हूँ, मेरे पास
कंट्री का साइज कितना बड़ा है, मेरे साइज लोकेशन कितनी बड़ी है, मेरी जीडीपी का साइज कितना है, मेरा ट्रेड का साइज कितना है, मैं अपनी ट्रेड से अपनी पॉलिसी से दूसरी कंट्रीज को भी इफेक्ट कर सकता। तो जो डोमिनेंट फैक्टर है ना हर एक नेशन में होते हैं, तो हर एक कंट्री अपने आप को डोमिनेंट प्रूव करना चाहती है, जिसको जे इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट इज वरीड अबाउट अनसर्टन फ्यूचर। जो आइडलिस्ट है वो किसके लिए चिंता कर रही है, अनसर्टन फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स क्या है इसके लिए इनको कोई कंसर्न ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं महात्मा गांधी जी थे, वो राम राज्य की कल्पना कर रहे थे, राम राज्य इन फ्यूचर बनेगा, क्या पॉसिबल था? हमने राम राज्य को क्रिटिसाइज किया, आइडलिस्ट व्यू को क्रिटिसाइज किया है जो महात्मा गांधी जी ने दिए थे, क्योंकि राम राज्य को स्टैब्लिश करना कितना इम्पॉसिबल है, इट इज द इम्प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट वन इज ओवर इंपॉर्टेंस टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये कहते हैं अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगी तो सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो पावर एंड रिच नेशंस हैं वो क्या करती हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपने वेलफेयर को, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यूज कर रही है। आज के टाइम में यही हो रहा है, जितनी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनको यूज कर रहे हैं। इसीलिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी क्या कर रही है, जी भी पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुकी है, ना कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पार्ट है। तो ये थी क्रिटिसिज्म ऑफ आइडलिस्ट अप्रोच। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ आइडलिस्ट अप्रोच। जो आइडलिस्ट अप्रोच है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, वो क्या है? फर्स्ट इज नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। हम चाहे इसको कहते हैं जी आइडलिस्ट के ऊपर बेस्ड है, लेकिन फिर भी जब हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं तो हमारा आइडलिस्ट व्यू होता है, हम नॉर्मेटिव व्यू के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाते हैं। हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट है अपने सिटीजन्स को सब्सिडी देती है, उसको फ्री फूड देती है, हंगर खत्म करने के लिए एफर्ट्स करती है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करती है, हाउस बिल्डिंग का काम कर रही है। ये सब एस्पेक्ट कौन से हैं? नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स हैं। इसीलिए जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, जब इवेल्युएट होती है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, इंटरनेशनल लेवल की हो, उसमें नॉर्मेटिव एस्पेक्ट जरूर होता है। ये आइडलिस्ट व्यू में भी था। नंबर 2, सोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। जितनी भी हमारी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है, जैसे हंगर है, स्टारवेशन है, इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, ह्यूमन राइट्स हैं, अगर ये कोई वायलेट करता है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मिलकर एफर्ट्स करती हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये बहुत ज्यादा काम करें। तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आज भी सक्सेसफुली काम कर रही हैं। जैसे कोविड-19 था, कोविड-19 के अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कितनी ही कंट्रीज को ग्रांट्स दी है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई। अगर हम कहते हैं इंडिया में पोलियो खत्म हो चुका है, इसके लिए WHO ने कितनी ग्रांट्स दी थी, तब जाकर हम अपने देश से पोलियो को खत्म कर पाए हैं। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज की जी हेल्प करती है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चल रहा है, जी भी क्या है, हंगर पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर पॉवर्टी, हंगर को खत्म करने की बात कर रही है। तो इसीलिए इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस भी है जो इसको सिग्निफिकेंस बनाती है। तो ये थी आइडलिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे रियलिस्टिक अप्रोच। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।